हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 4 को ही कंटिन्यू आगे देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा, इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित मैंने वीडियो एक बना दिया है, मतलब कि भाग 1 इस चैप्टर से संबंधित भाग 1 बन चुका है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को आगे करेंगे। और आज जो इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसको एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो बोर्ड पे लिखा हो गया है, ठीक है, इसको अभी कवर इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे ए मीटर वोल्ट मीटर को देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे, फिर उसके बाद ओम का नियम को सत्यापित करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद प्रतिरोध को देखेंगे। इसके अलावा और क्या क्या इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो चालकता के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ वो देखेंगे। चालक को पढ़ेंगे, अचालक को पढ़ेंगे, अर्धचालक को पढ़ेंगे, अतिचालक को पढ़ेंगे। उसके बाद चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इतना सब आज टॉपिक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को बजाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने वातावरण को आसपास को स्वच्छ और साफ रखें, शुद्ध रखें। तो चलिए देखते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर कहते हैं किसको है। तो ए मीटर से क्या होता है कि ए मीटर से धारा को मापा जाता है और इसे परिपथ में, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर में क्या होता है, और वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है और इसको परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले इस फिगर को समझिए। देखिए यहाँ पे ये इसको प्रतिरोध है, मतलब प्रतिरोध कहने का मतलब यहाँ पे जो भी प्रतिरोध करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब जैसा काम करेगा। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया है, ठीक है, बैटरी लगा दिया है। ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी का ये चिन्ह है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बैटरी है। अब देखिए ये धारा इधर से निकलेगी और ये मीटर से होकर यहाँ आएगी, तो ये बल्ब क्या होगा, बढ़ेगा, या जो भी प्रतिरोध है उस पर पहुंचेगा। फिर उसके बाद ये इधर से आएगी, फिर ये वापस जाएगी, फिर यहाँ से निकलेगी। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि देखिए क्या बोले कि ए मीटर धारा को मापता है, ठीक है। ये क्या होता है, धारा को मापता है। धारा के कहने का मतलब कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वो ए मीटर नापता है। तो मान लीजिए इधर से जाएगा तो ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो ये इधर से इससे क्रॉस होके जाता है, मतलब कि ये मीटर जैसा काम करता है। ये बताता है कि कितना धारा बह रहा है परिपथ में, ठीक है। और इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में देखिए लगा हुआ है, ये परिपथ में क्या है, ये परिपथ है, तो ये श्रेणी क्रम में लगाया हुआ है। उसके बाद वोल्ट मीटर का क्या होता है कि वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ और यहाँ ये दो बिंदु का बीच का क्या विभवांतर है, मतलब यहाँ से जाने के बाद इधर कितना मतलब मिल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो कुछ ना कुछ जो वोल्टेज जा रहा है, मतलब जो धारा जा रही है, तो प्रतिरोध से रुक रहा है। यानी या मान लीजिए बल्ब है, तो उसमें क्या हो रहा है, बल्ब ऑन है यानी लाइट दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ खर्च हो रहा होगा। तो ये यहाँ से मान लीजिए 10 गया, तो इधर क्या वाकई में 10 निकल रहा है या उससे कम निकल रहा है, कितना, तो वो नापता है। कौन नापता है, वोल्ट मीटर नापता है, ठीक है। तो इसको परिपथ में कैसे लगाते हैं, तो इसको परिपथ में समानांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार समझिए, ए मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है और इसको परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम का क्या नियम है कि किसी स्थिर, ठीक ना, स्थिर ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक ना, उनसे बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। कहने का मतलब कि ओम के नियम के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्थिर ताप होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए, स्थिर कहने का मतलब जो टेम्परेचर है, ताप है, वो न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब कि एक स्थिर होना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्थिर ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है,
यानी दो सिरों के जो बीच का विभांतर है, मान लीजिए दो सिरा है, ठीक, इसके जो बीच का जो विभांतर होगा, ठीक है, विभांतर, ठीक होगा, उनसे बहने वाली धारा, यानी जो धारा बहेगी, ठीक ना, उसका क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समानुपाती मतलब क्या होगा, ये इंग्लिश में उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती, समानुपाती का मतलब अगर ये मान लीजिए, कहने का मतलब ए समानुपाती है बी का, मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, अगर बी घटेगा तो सॉरी ए घटेगा तो बी भी घटेगा, मतलब अगर जो जैसा इधर होगा वैसा उधर होगा, समानुपाती का मतलब, ठीक है। तो समानुपाती का मतलब यही होता है। फिर से एक बार देखते हैं, समझते हैं, इसको अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है इससे। ये डायरेक्ट मतलब सब्जेक्टिव में तो आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, 5 नंबर का में पूछा जाता है। उसके बाद इसी से कुछ ऑब्जेक्टिव भी निकलेंगे, वो भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार फिर से इसको देखते हैं, ओम के नियम को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम हर एग्जाम मतलब एग्जाम में आता है। तो देखिए, स्थिर ताप पर किसी चालक के दो सिरों के बीच का जो विभांतर होगा, ठीक है, मान लीजिए इसके और इसके जो बीच का जो विभांतर होगा, तो इससे बह क्या रही है, धारा बह रही है। जो विभांतर होगा उस परिपथ में जो, यानी उस धारा जो बहेगा उसका समानुपाती होगा, ठीक है, समानुपाती होगा। तो ओम के नियम से देखिए, जो यहाँ बात बोला गया वही यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या हो गया, वोल्ट, यानी कि विभांतर। तो विभांतर क्या है, किसके यहाँ पे बोल रहा है, समानुपाती, तो धारा के, धारा को इंग्लिश में आई में, यानी कि इसको आई से लिखते हैं। तो ये विभांतर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि समानुपाती है आई के, ठीक है। अब देखिए, इसको हम हटाते हैं, इसको हटा के बराबर देंगे तो इसके जगह पर एक आर आएगा। देखिए, ये इस समानुपाती की जगह पे आर दे देते हैं, तो ये बराबर हो जाता है, यानी भी समानुपात आई जो था ये अब हो जाएगा भी बराबर आर आई, भी बराबर आर आई। तो आर इसके जगह पे लिखते हैं। अब आर है क्या, तो देखिए आर यहाँ पे लिखा गया है, ये आर एक स्थिरांक है, क्या एक स्थिरांक है, और यह चालक प्रतिरोध कहते हैं, इसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह एक स्थिरांक है और इसको प्रतिरोध कहते हैं। इसको अगर अच्छे से और लिख देंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला आपका यही है, सूत्र यही है, बस आई को पहले आर को बाद में कर दिए, तो भी बराबर आई आर, ये एक फॉर्मूला होगा, भी बराबर आई आर। तो ओम के नियम से भी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो ओम के नियम समझ गए होंगे। अब देखते हैं इससे कुछ पॉइंट, जैसे कि ये ओम का जो नियम होगा क्या होगा, नियत ताप पर ओम का नियम लागू होगा। नियम ताप अभी मैंने बताया कि मतलब फिक्स टेम्परेचर रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी टेम्परेचर बढ़ जाए तो कभी घट जाए। तो वैसे में क्या होगा, ओम के नियम वर्क नहीं, काम नहीं करेगा। उसके बाद ओम के नियम के जांच में विभांतर और धारा के बीच के ग्राफ खींचने पर, ग्राफ क्या आता है, सरल रेखा के रूप में आता है। मान लीजिए कि अगर ओम के नियम की जांच अगर करते हैं तो उसमें ये मान लीजिए बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ग्राफ तो सबको पता ही होगा। तो अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये किसी भी तरह से आएगा, तो एक सरल रेखा आएगा, मतलब ये इस तरह से नहीं आएगा, कभी भी इस तरह से आरा टेरा ग्राफ नहीं बनेगा, जब ही बनेगा एक सरल रेखा में ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो एक खींचने पर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इधर वाले पोर्शन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अभी ए मीटर और वोल्ट मीटर एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ए मीटर से क्या होता है कि विद्युत धारा को मापा जाता है और ये परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है और ये परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा था क्या, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है कि स्थिर, ये क्या होता है कि स्थिर ताप पर, नियत ताप पर, ठीक है, क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, ठीक है, उससे बहने वाली धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल, ये इसके जगह पे आर आया तो भी बराबर आर आई, और उसको पहले फिर कर देते हैं आई को और बाद में आर में, तो भी बराबर आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने इस चीज को देख लिया। उसके बाद ये क्या होता है, नियत ताप पर लागू होता है ओम का नियम और ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब देखते हैं ओम का नियम, तो देख लिए, अब इसको जांच करके देखते हैं कि क्या ये वाकई में ओम का नियम सही है। इसको जांच करते हैं कि क्या हमको जांच करने पर इतना ही आता है, भी बराबर आई आर आता है या नहीं। इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मान लीजिए कि कोई कह दे तो क्यों विश्वास करेंगे कहने में, ठीक है। अगर जितना संभव हो सके उसको आप करके देखिए, तो उसमें मतलब करके देखा जाता है।
तो ओम का नियम का आप जांच करेंगे। तो जांच के में बस सबसे पहले फिगर देखिए, ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्या है देखिए, बस यही फिगर है। यहाँ पे एक बिंदु, ये ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये जो जिग जैक है स्प्रिंग जैसा, ये रेजिस्टेंस है। ये आपका बैटरी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए धारा ये इधर से जाएगी, इधर से जाएगी ए मीटर से होते हुए, फिर रेजिस्टेंस से होते हुए ये फिर वापस आए। ओम के नियम में जांच में करेंगे क्या कि ओम के नियम की जांच के लिए, ठीक है, ओम के नियम की जांच के लिए परिपथ में दोनों सिरों से वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया कि दोनों सिरे से वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, देखिए समानांतर। देखिए समानांतर का समझिए, समानांतर का मतलब देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वोल्ट मीटर यहाँ पे। देखिए ये क्या होता है, समान दूरी पर है, मतलब ऐसा ना समानांतर क्रम में है। लेकिन इसी लाइन में अगर कोई जुटेगा या यहाँ पे जुटे तो ये श्रेणी क्रम में होगा, मतलब इसी के लाइन में। तो देखिए ये मीटर क्या होता है, यहाँ पे रहता है तो ये श्रेणी क्रम में होता है, जबकि ये वोल्ट मीटर क्या होता है, समानांतर क्रम में। तो क्या होता है, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। उसके बाद ए मीटर के क्या होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब बारी बारी से क्या करते हैं कि परिपथ में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, लिमिट नहीं है कि आप मतलब रुक जाएं, जितना सेल आप लगा सकते हैं, जोड़ते जाते हैं। और हर बार क्या होता है, वोल्ट मीटर तथा ए मीटर का पठन लेते हैं और गणना करने पर हम क्या पाते हैं। पहले इतना समझिए, इस फिगर को रखिए, दिमाग में रखिए, और इसी फिगर का जो किए ये बात को यहाँ पे लिखा गया है। ओम के नियम के जांच के लिए क्या करते हैं कि वोल्ट मीटर को, ठीक है, वोल्ट मीटर को जो दोनों सिरा है, ठीक ना, चालक का, उसके समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और बारी बारी से क्या होता है कि इसमें अब परिपथ में बारी बारी से 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इसी तरह से बढ़ाते जाते हैं। और जब जब बढ़ाएंगे, सेल लगाएंगे, ए मीटर और वोल्ट मीटर का पठन लेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे। तो जैसे समझिए कि बारी बारी से सेल लगा रहे हैं, उसके बाद पठन ले रहे हैं दोनों का, मतलब रिकॉर्ड देख रहे हैं कि कितना बढ़ रहा है। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए कि पहले एक बैटरी लगाए, ठीक है, एक बैटरी लगाएं। मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, ये ए मीटर है, एक लगाएं, कितना वोल्ट बढ़ा, इससे कितना धारा आ रहा है, ठीक, एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए। बात का मतलब 5 आया, इससे कुछ आया 5 या और कुछ आया होगा, ठीक है। फिर एक और लगाएंगे, एक और सेल लगाएंगे, फिर देखेंगे कितना बढ़ा, ठीक है। मान लीजिए कुछ बढ़ा होगा क्योंकि एक और बैटरी लगा, तो वोल्ट मीटर का और ए मीटर का दोनों का वैल्यू तो बढ़ेगा ही। फिर एक और सेल लगाएंगे, इसी तरह फिर लगाएंगे, तो फिर चेक करेंगे कितना बढ़ रहा है, कितना ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चेक करेंगे। उसके बाद तो हम क्या पाते हैं, देखते हैं। हम पाते हैं कि जो पहला बैटरी, मान लीजिए पहले एग्जांपल में यहाँ पे 3 सेल, तो पहला लगाएं, तो जितना वोल्ट मीटर 1 बटा, ठीक, जो धारा था पहला बराबर वोल्ट 2 धारा 2 बराबर वोल्ट 3 बटा वोल्ट 2, ये सब क्या होता है, बराबर में आता है, यानी एक स्थिरांक। अब आप लोग का थोड़ा सा स्टूडेंट अगर थोड़ा सोचे तो कंफ्यूज होगा कि बराबर कैसे आ रहा है, जब हम लोग बैटरी बढ़ाते ही जा रहे हैं, सेल लगाते ही जा रहे हैं, तो ये बराबर कैसे आ रहा है। तो समझिए, एक स्थिरांक मतलब समझिए, मान लीजिए जब पहला सेल लगाए, ठीक, पहला सेल लगाते हैं, तो मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, ये ए मीटर है, पहला सेल लगाए तो वोल्ट मीटर मान लीजिए आया 2, ठीक। तो यहाँ पे V और I है, ठीक। तो पहला लगाए तो आया कितना, V कितना आया 2। इस चीज को समझिए, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, लेकिन समझ जाएगा तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए ए मीटर का अगर पठन देखते हैं, तो ये मान लीजिए आपका आ गया 4। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं आपको समझने के लिए कि ये हो कैसे रहा है, एक नियतांक मतलब एक स्थिरांक 4 आया। अब दूसरा सेल लगाते हैं, और लगा दिए। उसके बाद देख रहे हैं तब ये कितना आया 3,
और ये 6 आया। ठीक, तो फिर लिख देते हैं V2 और I2, ये आया 3, ये आया 6। उसके बाद एक थर्ड सेल लगाएं। देखिए V का ही वैल्यू बढ़ रहा है और A का ही वैल्यू बढ़ रहा है। उसके बाद जब तीसरा लगाते हैं तो ये मान लीजिए आ गया 4 और ये आ गया 8। चार और 8। लेकिन देखिए अगर इसको काटते हैं तो 1/2, इसको काटते हैं तो 1/2, इसको काटते हैं तो 1/2। अब देखिए तीनों का वैल्यू सेम आ गया है, 1/V1, इसका भी 1/1, इसका भी 1/1, यानी तीनों बराबर। कहने का मतलब वही है कि V1/I1 बराबर V2/I2 बराबर VT3/I2। क्या हो रहा है कि बराबर ही आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है। ठीक है, और इधर बराबर R रेजिस्टेंस। तो इसको लिख सकते हैं कि VI, क्योंकि सब बराबर ही आ रहा है तो लिख सकते हैं इसके जगह V टोटल के लिए V और टोटल I के लिए सिर्फ I, सब के लिए एक I। तो V/I बराबर R। अब क्या करेंगे, इस I को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये भागा में उधर जाएगा गुना में, तो V बराबर I R। मतलब ये प्रूफ हो गया, हमको यही लाना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अतः जांच करने पर पता चलता है कि ओम का नियम क्या है, सही है। ठीक है, ये चीज समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आपको मतलब पढ़ा के निकल जाएं, समझा। मेरा उद्देश्य है कि समझाएं, अच्छे से समझाएं, क्या कि स्टूडेंट को क्या होता है कि समझ में आए कि आखिर ये हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो दिमाग में ऑलरेडी आपको याद आ जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर कभी रटा हुआ चीज आप भूल भी जा सकते हैं, लेकिन जो समझा हुआ चीज है वो क्या होगा, फटाक से दिमाग में आएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा ओम का नियम। उसके बाद है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, अभी जो ये देख रहे थे ये प्रतिरोध क्या है, तो ये क्या होता है कि आवेश के प्रवाह को रुकावट को ही प्रतिरोध करते हैं। आवेश का कहने का मतलब यहाँ से कोई आवेश जा रहा है, इसको रोक रहा है, ये प्रतिरोध ये रोक रहा है, तो इसके रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। और इसको प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका सिंबल दे देगा या पूछ देगा कि ओम का सिंबल क्या है, कभी ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा, तो कभी कुछ और देगा, कभी उसमें से आपको लगाना होगा कौन से, तो आपका ये सही होगा। ठीक है, तो एक बार चलिए रिकॉल कर लेते हैं ओम का नियम। तो इसमें करते क्या है कि ओम के नियम में की जांच के लिए परिपथ के दोनों सिरों से वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, ठीक है, तथा एम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब परिपथ में बारी बारी से सेल 1, सेल 2, सेल 3 इस तरह से आगे जोड़ते ही जाते हैं और बार बार वोल्ट मीटर और एम मीटर का क्या पठन लेते हैं। तो हम पाते हैं कि ये अभी बताएं VI/V1 बराबर V2/I2 बराबर V3/I3, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये स्थिरांक यानी सबका वैल्यू एक होगा AR, तो V बराबर IR कर सकते हैं, I को उधर ले आएंगे तो V बराबर RI। तो ये जांच आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि चालकता के आधार पर चालक कितने प्रकार के होते हैं। तो चालकता के आधार पर चालक 4 प्रकार के होते हैं। पहला चालक, दूसरा अचालक यानी जिसको विद्युत रोधी भी कहते हैं, तीसरा अर्धचालक और चौथा हो जाएगा आपका अतिचालक। ठीक है, चालक को हिंदी में इंग्लिश में कंडक्टर बोलेंगे और अचालक विद्युत रोधी को बैट कंडक्टर इंग्लिश में बोलेंगे, अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलेंगे और अतिचालक को इंग्लिश में सुपर कंडक्टर बोलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चालक किसको कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बहुत अधिक हो और जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, उसको क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब समझिए, ये मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बहुत अधिक। मान लीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, यानी फ्री, उसमें कोई बंधन नहीं। तो क्या होगा, आवेश जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जाएगा या इधर से इधर की ओर, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव मतलब बढ़ने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहें तो भागने के लिए मुक्त हो, फ्री हो, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ही जाएगा तभी तो आवेश जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तभी तो आवेश जाएगा। इसीलिए
चालक वैसे पदार्थ को कहते हैं कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, और जिसमें आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा सके उसको चालक कहेंगे। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे लोहा हो गया, लोहा को सबको पता है कि क्या होता है, उसमें करंट आता है। लोहा हो गया, चांदी हो गया, ये सब में क्या होता है कि करंट आता है। तांबा हो गया, ठीक है, तो ये हो गया चालक। उसके बाद आता है अचालक। तो अचालक क्या, जस्ट इसके अपोजिट समझिए। जस्ट इसके अपोजिट कहने का मतलब कि चालक में जहां देखें हम लोग कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो उसमें क्या देखेंगे कि अचालक में यानी विद्युत रोधी में इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नग्न होगा। नग्न कहने का मतलब बहुत होगा ही नहीं, और आवेश एक जगह से दूसरे जगह इसमें नहीं जाएगा। अब इसका समझिए, इसमें ये मान लीजिए अचालक है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मुक्त नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन मुक्त नहीं है कि वो कहीं जा सके, बंधन में एक जगह से दूसरे जगह जा सके, वैसा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, मतलब है कि आवेश भी नहीं जाएगा, तो इसमें क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए वैसे पदार्थ में क्या होगा, अगर हम विद्युत परिपथ है, मान लीजिए बल्ब हम तार एक लाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, तांबा रहता है उसके अंदर या एल्युमिनियम रहता है। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर लकड़ी रहे या पत्थर रहे तो क्या होगा, नहीं, क्या होगा, बल्ब को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें से बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो उसी तरह हो गया, इसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। तो ये हो गया आपका अचालक या विद्युत रोधी। अब जो तीसरा है वो है अर्धचालक। अब समझिए अर्धचालक क्या होता है। चालक और अचालक समझ गए, ठीक है। चालक जिसमें देखें कि विद्युत का आवेश होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अचालक देखें जिसमें विद्युत का आवेश नहीं होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और एक अर्धचालक है। अर्धचालक कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जो जिसका गुण होगा, जिसमें इसका भी थोड़ा सा गुण होगा, इसका भी थोड़ा सा गुण होगा, मतलब इन दोनों के बीच वाले गुण पाया जाएगा, वैसे पदार्थ को उसको अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो अच्छे से चालक भी नहीं होगा और एकदम भी नहीं होगा। मतलब ये दोनों जो चालक और जो चालक है और अचालक है उसके बीच का इसमें गुण पाया जाएगा, यानी इन दोनों का बीच का गुण अगर रहेगा तो उसको अर्धचालक कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए, कहाँ गया आपका, हाँ, सिलिकॉन हो गया, बोरोन हो गया इत्यादि। ठीक है, और अब चौथा होता है सुपर अति चालक। ठीक है, यानी सुपर कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसमें, ठीक ना, एक नियत ताप से क्या होता है, टेम्परेचर जब कम होता है तो क्या होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कुछ, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, सॉरी, प्रतिरोधों की, मतलब प्रतिरोध बहुत शून्य हो जाता है एक नियत ताप से कम होने पर। जिस इस नियत ताप पे होता है उस नियत ताप को अति कला संक्रमणीय ताप कहते हैं। ठीक है, अति कला संक्रमणीय ताप कहते हैं, और ऐसे पदार्थ को अति चालक कहते हैं, यानी सुपर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको अब अच्छे से देखते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थ तीन तरह के। पहला चालक यानी कि कंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, बहुत अधिक हो, जैसे अभी में हमने बताया, और जिसमें आवेश एक जगह से, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान नहीं जा सके, उसको बोलेंगे चालक। सॉरी, जा सके, गलती हो गया, फिर से समझिए कि वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो और जिसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसको क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। जैसे चांदी, तांबा, लोहा, ये सब क्या है, ये सब चालक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसमें आवेश एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। और जो ये चांदी है, ये क्या है, ये विद्युत और उष्मा का बहुत अच्छा, सबसे अच्छा चालक है। चालक कहने का मतलब, अगर विद्युत परिपथ में हम जैसे क्या यूज करते हैं, तांबा का तार, एल्युमिनियम का, लेकिन चांदी का क्यों नहीं करते, क्योंकि चांदी बहुत महंगा है, लेकिन ये क्या होता है कि विद्युत का बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, कम वोल्टेज पे ही कम वोल्टेज उठाता है।
तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि विद्युत या उष्मा का बहुत अच्छा अगर चालक कौन है, तो आप चांदी को मारिएगा आंसर में। उसके बाद ताप बढ़ाने पे क्या होता है, चालकता घट जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, चालकता क्या आपका घट जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ताप बढ़ाने पे चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, या सामान्य रहता है, या इनमें से कुछ नहीं, तो क्या होगा आंसर, घट जाता है। अब देखते हैं अचालक यानी कि वाइट कंडक्टर, जिसको विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य हो यानी नहीं हो, और जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो, नहीं जा सके, उसको अचालक या विद्युत रोधी कहेंगे। जैसे कागज हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी, ये सब में क्या होगा, ये सब कभी देखे हैं या कभी यूज होता है, नहीं होता है विद्युत में के रूप में। अब अर्धचालक क्या है कि वैसा पदार्थ जिनके चालकता क्या होता है, चालक एवं अचालक के बीच में होता है। ठीक है, उसको अर्धचालक कहेंगे। जैसे सिलिकॉन, क्रोन इत्यादि। इससे भी मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। सब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि चालक क्या होता है, अर्धचालक होता है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि अर्धचालक, उसमें ऑप्शन रहेगा आपको देना, जैसे दिया हुआ रहेगा सिलिकॉन रहेगा, चांदी रहेगा, तांबा रहेगा, और कुछ रहेगा, तो उसमें आपको सिलिकॉन को मारना है आंसर के रूप में। अब क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या देखे थे कि चालक में क्या देखे, ताप बढ़ने पर चालकता घटता है। अर्धचालक में देखेंगे कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। चालक में क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाएगा, लेकिन अर्धचालक में क्या होगा कि जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो उसकी और चालकता बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की क्या होता है, चालकता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें बढ़ जाने के कारण। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें क्या है, ये एक अर्धचालक है। अब इसमें मान लीजिए कि पहले इसमें 5 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो मुक्त है। ठीक, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसको बढ़कर 15 चला जाए, 20 चला जाए, या 30 चला जाए, तो क्या हुआ, ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आवेश क्या हुआ, ज्यादा पास जाने लगेगा, ज्यादा आवेश इससे होकर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा, तो इसको क्या हुआ, चालकता क्या हुआ, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि चालकता कैसे बढ़ेगा। अब देखते हैं अतिचालक, जिसको इंग्लिश में सुपर कंडक्टर बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोधकता एक विशेष ताप से कम होने पर शून्य हो जाता है। प्रतिरोधकता शून्य, प्रतिरोधकता का मतलब समझिए कि यहां से ये मान लीजिए कोई वायर है, तार है, विद्युत का तार है। ठीक है, तार अगर कट पीस है, यहाँ से जैसे क्या होता है, हम लोग इस तरह से उसको मोड़ के मिला देते हैं, या बल्ब है, ये सब ये प्रतिरोध का काम करता है। तो यहाँ से जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ से 10 वोल्टेज जा रहा है, बात का मतलब। तो ये जो प्रतिरोध है, जिसको इंग्लिश रेजिस्टेंस यानी आर कहते हैं, यहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे खपत हो जाएगा, तो इधर आपको 10 नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आवेश की कमी होते जा रही है। लेकिन कुछ ऐसा टेम्परेचर, एक नियत ताप पे ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर कोई नियत ताप से कम होने पर रेजिस्टेंस जो भी रहता है क्या होता है, हट जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या होगा, जितना आप इधर से जाएगा उतना आपको उधर प्राप्त होगा, यानी कि बहुत अधिक आवेश प्राप्त होगा। तो उसी को समझिए। कुछ ऐसे चालक होते हैं जिसमें प्रतिरोधकता किसी विशेष ताप पर कम होने पर शून्य हो जाता है। तो जिस ताप पर ऐसा होता है, ठीक ना, उस ताप को क्या होता है, पदार्थ का अति कला संक्रमणीय ताप कहते हैं। यानी जिस ताप पर हो, मान लीजिए कि ऐसा, मान लीजिए कि 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तब हो गया, या 20 डिग्री, तो जिस पे होगा उसको क्या कहेंगे यार, अगर 40 पे होगा तो 40 को बोलेंगे अति चालकीय कला संक्रमणीय ताप, अगर 20 पे होगा तो 20 को उसको बोलेंगे। और ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, अति चालक कहते हैं। जैसे नाइथोबियम हो जाएगा, और बिस्मथ प्लस सोना को ही मिला देंगे तो वो अति चालक का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि किसी चालक तार पर प्रतिरोध का किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है,
यानी कोई चालक तार है तो प्रतिरोध का उस पर किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला देखिए, किसी चालक तार में अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में देते हैं, यहां पे मान लीजिए आपका कोई, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये बल्ब है। मान लीजिए इसको हम ये वायर से जोड़ दें, ठीक है। तो पहले मान लीजिए यहीं तक है, ठीक, तार, और यहां पे प्लग है, ये प्लग हो गया, ठीक। तो क्या हुआ, अभी देख रहे हैं कि तार की अगर लंबाई छोटा है तो इसमें बल्ब में जो रोशनी होगी तेज आएगी, क्या आएगी, तेज आएगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये तार में देखे हम एक, अगर मान लीजिए इसके जगह पे पूरा इस तरह से लंबा तार ले आए, और यहाँ एक प्लग, ठीक, बोर्ड में लगाते हैं, तो देखते हैं जब छोटे तार से बल्ब को जलाएं तो उसका रोशनी, ठीक ना, अधिक होगा किसके मुकाबले, जो बड़ा तार लेके अगर हम बल्ब जलाएंगे उसके मुकाबले। तो तार की लंबाई बढ़ने पर क्या होगा कि आवेश ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो ज्यादा दूर इधर से जाएगा तब बल्ब के पास पहुंचेगा, तो इसके रास्ते में कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका खपत होगा, नष्ट होगा, तो यहाँ पे कम पहुंचेगा, तो उसमें क्या होगा, रोशनी, यानी इसको बोलेंगे वोल्टेज कम मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल सब लोगों ने देखा होगा, जैसे बिजली ऑफिस से देखिए कि लाइन आता है तो क्या सिर्फ तार ही आ जाता है, तार तो आता है लेकिन जगह जगह पे ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, ठीक है। वो क्यों लगाया जाता है, ताकि जो आए उस विद्युत शक्ति को क्या हो, वो रोक के रखे। अगर ट्रांसफार्मर नहीं हो, डायरेक्ट आए तो क्या होगा, उतना विद्युत हमारे घरों तक नहीं आ पाएगा। तो इस चीज को समझिए, इतना आपको सिर्फ ये समझने के लिए बता रहे हैं कि किसी चालक तार की अगर लंबाई बढ़ा दें, ठीक है, मान लीजिए बढ़ा दिए, तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब है कि उसमें आवेश की क्या होगी, कमी होगी। प्रतिरोध कहने का मतलब, प्रतिरोध समझिए जस्ट लाइक ब्रेकर मतलब समझिए जैसे हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं तो अगर ब्रेकर नहीं हो, मतलब रोड पूरा क्लीन हो, मतलब कि पूरा प्लेन हो, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। जहां पे ब्रेकर आएगा, मतलब थोड़ा सा ये उभार जैसा रहता है, तो वहां पे क्या होता है, गाड़ी ऑलरेडी स्लो होता है, ठीक है, उसके बाद उससे पार किया जाता है, ठीक है। तो उसको, प्रतिरोध को समझिए एक ब्रेकर की तरह, जैसे आवेश जाएगा, अगर बहुत सारा प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा, वो रुकते हुए जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब अगला पॉइंट समझिए, ठीक, कि किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर, अगर मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। हाँ, लेकिन जो पहला पॉइंट देखिए, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। मान लीजिए कि तार की लंबाई तो बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि ताप और तार की मोटाई न बदले। मान लीजिए जो पहला लगाए थे छोटा वाला तार, ठीक, उसका मोटाई मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, अब तार का लंबाई बढ़ा दिए, साथ साथ मोटाई भी कर दिए 5 मीटर, तब कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन अगर लंबाई बढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि मोटाई भी वही रखना होगा, प्लस यहाँ मान लीजिए 10 डिग्री, तो यहाँ भी 10, टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, तब ऐसे कंडीशन में होगा कि जब तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और अगर अभी देखें कि चालक की मोटाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो इसमें भी क्या होता है कि समझिए, ताप और तार की लंबाई न बदले। अब देखिए, इसको मोटाई बढ़ाने का कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये तार है, ठीक, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा भी तो इसमें क्या होगा, जगह इतना ही है, तो आवेश क्या होगा, कम। अब मान लीजिए कोई इतना मोटा तार है, इसमें जगह ज्यादा है,
क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ में बहुत ज्यादा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक साथ में मान लीजिए कि 5 जा रहे थे, यहाँ एक साथ में 10 जाएगा। ठीक, तो मोटाई बढ़ाने में क्या हुआ, प्रतिरोध घट गया। प्रतिरोध घट गया कहने का मतलब कि आवेश ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसका एक उत्तर का दूसरा भी रूप है। ठीक है, इसको और दूसरे रूप से भी उत्तर दे सकते हैं और डिटेल में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर से संबंधित जब आएगा तो उसमें हम लोग इस जो ये क्वेश्चन है उसका हम एक और उत्तर होगा दूसरे रूप में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अगर वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। और बेल को घंटी को आप ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का जो मेरा होगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको कुछ सेकंड दिए रहा हूँ ताकि आप क्या करें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें और नोट्स बना लें।